लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स हैं, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, कोलिएशन ऑफ पार्टीज़ क्या होता है, नेशनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं, किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहते हैं, किस पार्टी को हम स्टेट पार्टी का दर्जा देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास चैलेंजेस क्या हैं, और अगर हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफ़ॉर्म करना है तो कैसे करें और क्या स्टेप्स होने चाहिए रिफ़ॉर्मेशन के लिए, और इस रिफ़ॉर्मेशन के लिए कुछ सजेशंस, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइन। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इकट्ठे आते हैं, इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं और फिर जीतने के बाद गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के जनरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स और द फॉलोअर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ के। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वही इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वही कैंडिडेट्स को चूज़ करती हैं। अब कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में जो टॉप पार्टी लीडर्स है ना, वो चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन कुछ अलग कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, वहाँ पर क्या होता है, जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, जो पार्टी के मेंबर्स हैं, वही चूज़ करते हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं ये होंगे, यानी कि ये इलेक्शंस लड़ेंगे इस पॉलिटिकल पार्टी के उससे बैकग्राउंड से। ठीक है। पार्टीज़ जो है उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो एक जो है लोगों को चॉइस मिल जाती है कि ये पार्टी इस पॉलिसी को फेवर करती है, ये पार्टी इस पॉलिसी को फेवर करती है। तो अपनी फेवरिज्म पॉलिसी के हिसाब से लोग जो हैं पार्टीज़ को चूज़ करते हैं, यानी कि उन पार्टी के कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब जोन सी पार्टी जीत गई वो हो जाएगी रूलिंग पार्टी। अब रूलिंग पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल लॉज बना रही है कंट्री के लिए, और जोन सी पार्टी नहीं जीती वो अपोजिशन पार्टीज़ होती है। अपोजिशन पार्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर रही है अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो एक कॉम्पिटिशन जो है बना रहता है इसकी वजह से यहाँ पर। फाइन। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करती हैं कि जो इश्यूज़ हैं लोगों के वो आपके ब्रॉडर स्केल पे आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। इवन वोट बैंक भी यहाँ एक एरेना हो जाता है, बट स्टिल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बताती हैं कि पब्लिक को क्या चाहिए, फिर उसके हिसाब से आगे पावर में आके वो रूल्स बनाते हैं। फाइन। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से ही लोगों को जो गवर्नमेंट मशीनरी है, वेलफेयर स्कीम्स है, वो इम्प्लीमेंट होती है। क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि अगर हम जीत गए तो हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, लोगों ने जिता दिया तो वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई, तो जो लोग चाहते थे वो काम हो गया। तो कौन करवा रहा है? पार्टीज़ करवा रही है ना। पार्टीज़ ही रिस्पॉन्सिव है कि क्या लोगों की डिमांड है, क्या लोगों की नीड्स हैं। अदरवाइज़ अगर वो नहीं पूरी करती है, लोगों की डिमांड्स फुलफिल नहीं करती है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार जाएंगी। तो पार्टीज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो ही नहीं तो क्या होगा, या इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, या अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है तो क्या सिचुएशन अराइज होती है, वो देखते हैं। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस, है ना। अब कोई भी इंसान खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, वो कुछ भी बोलेगा लोगों को। जब पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं पीछे, और गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, उसकी यूटिलिटी जो है इट विल रिमेन अनसर्टेन। क्या पता वो कुछ भी करे, अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं ना लोगों के लिए, कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं यही नहीं होगा तो, है ना। अब नेक्स्ट है पार्टी सिस्टम। अब 3 टाइप के जनरली पार्टी सिस्टम होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी है पूरे देश में, वही पार्टी गवर्नमेंट को चला रही है और वही रूल्स वगैरह बना रही है। जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है हमेशा, है ना। डेमोक्रेसी के लिए तो ये वन पार्टी सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई चांस नहीं मिल रहा आपको, लोगों को कोई चांस नहीं मिल रहा अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का। बस एक ही पार्टी है, उसमें से लीडर्स को चूज़ कर लो, तो कोई चांस ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, तो इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज टू पार्टी सिस्टम। अब टू पार्टी सिस्टम में क्या है कि जनरली 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, बाकी पार्टीज़ हो सकती है बट वो ऊपर सेंट्रल लेवल पे नहीं आती, इतने बिगर लार्ज स्केल पे नहीं आती है। ठीक है। जैसे कि यूएसए में होता है, 2 पार्टीज़ होती है जनरली वहाँ पर कि दोनों में से कोई एक पार्टी का लीडर बन जाता है हर बार प्रेसिडेंट। फाइन। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, आपके पास क्लियर चॉइस है पार्टीज़ को चूज़ करने के लिए। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जो इंडिया में है। ठीक है। प्रोज क्या है इसके होने की, क्या चीज़ है कि यार फेयर चॉइस होगी लोगों के पास, है ना, और डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से, डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छे से होगा। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है इस वजह से,
तो मल्टी पार्टी सिस्टम का एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। कैसे क्रिएट हो सकती है? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, अब लोग किसी को चूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट डिसीजन वो पॉलिटिकल पार्टी मान लो गिर गई, बाय चांस उनकी जो मेजॉरिटी है वो प्रूव नहीं हो पाई, तो दोबारा से नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आएगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारी हैं, तो लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो इंस्टेबिलिटी उसी वे में इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोलिएशन ऑफ पार्टीज़। अब जब बहुत सारी पार्टीज़ इकट्ठी आती हैं, मतलब इलेक्शन सारी पार्टी ने लड़े, लेकिन 3-4 पार्टी इकट्ठे आके उन्होंने बोला कि हम विनिंग सरकार बनाएंगे, हम रूलिंग गवर्नमेंट बनाएंगे, उसको कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। और जो वो बहुत सारी पार्टीज़ का जो ग्रुप बनता है ना, उसको हम कहते हैं अलायंस या फ्रंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, या तो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। अब एक पार्टी जिसके पास एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा है, मतलब लोकसभा इलेक्शंस में एक पार्टी को 6%, कम से कम 6% वोट मिल गए, वो, या दोनों नहीं, या बोला है मैंने, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, तब जाके उस पार्टी को आप नेशनल पार्टी का दर्जा दोगे। पहला क्या ऑप्शन है कि एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस, और दूसरा क्या ऑप्शन है, असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, कि असेंबली में 4 स्टेट्स में इलेक्शन जीत जाए और लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीट्स जीती होनी चाहिए, तब जाके उस पार्टी को आप नेशनल पार्टी बोलोगे। अब जो ये नेशनल पार्टीज़ होती हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो उनको यूनिक सिंबल देता है कि आपकी पार्टी का ये सिंबल है। उनको कुछ अलग प्रिविलेजेस भी मिलती हैं, कुछ अलग स्पेशल फैसिलिटीज़ भी मिलती है, जिसकी वजह से इन नेशनल पार्टीज़ को हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। अब हम देखते हैं इन पार्टीज़ के बारे में। तो बीजेपी एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्टी है, 1980 में इट वाज फाउंडेड। ठीक है, और पहले 1951 में भारतीय जनसंघ बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, फिर उसको आपने रिवाइव करके बीजेपी बनाया 1980 में। ठीक है, इसका क्या पॉलिसी थी कि हम जो है इंस्पिरेशन लें इंडिया के एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़ से, और फिर आज का स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया को कंस्ट्रक्ट करें। दीनदयाल उपाध्याय की जो आइडियाज़ है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय, उससे भी इंस्पिरेशन लेके ये इंडिया को कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हिंदुत्व कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंडियन नेशनहुड और बीजेपी की पॉलिटिक्स में। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये चाहते हैं, और ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से कम्प्लीटली इंडिया में ही हो जाए। ठीक है, एंड दे वांटेड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। ठीक है, और पहले इनका सिर्फ नॉर्थ वेस्ट और अर्बन एरियाज़ में लिमिटेड थी इनकी पावर, बट धीरे धीरे साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, रूरल एरियाज से भी इनको जो है सपोर्ट मिलने लग गया था। 1998 में बीजेपी पावर में आई थी अपना अलायंस बना के, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बहुत सारी रीजनल पार्टीज इंक्लूडेड थी। और 2014 में 282 सीट्स मिली थी इसको, बीजेपी को, तो लोकसभा इलेक्शंस में जीत गई थी। और एट प्रेजेंट भी एनडीए की सरकार ही सेंटर पे है, 2019 में भी इलेक्शन जीती थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाइन, ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम कांग्रेस पार्टी बोल देते हैं। हाथ जो है वो उनका सिंबल है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज़ हैं वर्ल्ड की। 1885 में फॉर्म अप हुई थी ये। धीरे धीरे इस पार्टी में कुछ स्प्लिट्स भी होने लगे, और डोमिनेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू इसके लीडर थे उस टाइम पर, ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी हेल्प आउट कर रहे थे, और इवन जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो भी आपके कांग्रेस से ही थे, है ना। दे वांटेड द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड द माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ये सपोर्ट करते थे। और जो इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अलायंस होता है बाकी पार्टीज़ के साथ, उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 से 2014 में कांग्रेस की सरकार रही थी, और एट प्रेजेंट ये अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। फाइन, और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, उसके बारे में दे रखा है बुक में। ठीक है, वो क्या है, 1 फरवरी 1998 में लॉन्चअप हुई थी वो, अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। 2016 में उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया था। पार्टी का जो सिंबल है वो है फ्लावर्स और ग्रास। ठीक है, फेडरलिज्म को सपोर्ट करते हैं ये, और सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। 2011 से वेस्ट बंगाल में ये पावर में है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी थोड़ी सपोर्ट है। 2014 में इसको जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, 3.84% वोट्स मिले थे, और 4th लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में उस टाइम, 2014 के टाइम पे। फाइन, और BSP, बहुजन समाज पार्टी, भी एक नेशनल पार्टी थी, 1984 में बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशी राम।
एंड दे वांटेड टू सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज, जिसके अंदर दलित्स आते हैं, आदिवासीज आते हैं, कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आती हैं और ओबीसीज आती हैं। फाइन। एंड दे जो है, ये पार्टी की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आती है? साहू महाराज महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नाइकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब से इंस्पिरेशन लेके ये पार्टी बनी थी। फाइन। दे वांटेड टू सिक्योर द इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड द ऑप्रेस्ड पीपल। मेन बेस इसका यूपी में है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलती है पार्टी को। ठीक है। 2014 के इलेक्शंस में 4% वोट मिली थी, बट इसको लाइक लोकसभा में कोई सीट एज सच सिक्योर नहीं हुई थी। फिर सीपीआई आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में बनी थी। मार्क्सिज्म, लेनिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इनकी पॉलिसीज़ में बिलीव करती है। ठीक है। कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं ये। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो वर्किंग क्लास है, फार्मर्स हैं, पुअर्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो प्रमोट हों। फाइन। 1964 के टाइम पे ये वीक बन गई थी क्योंकि सीपीआई का स्प्लिट हो गया था इनटू सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। और जो सीपीआई जो है ये केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्टी है। ठीक है। और इसका जो स्प्लिट हुआ था सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, 1964 में, ये जो पार्टी, ये भी एक नेशनल पार्टी है। ये मार्क्सिज्म लेनिज्म में ही बिलीव करती है। ये सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और इम्पीरियलिज्म और कम्युनिज्म को अपोज करती है। फाइन। वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्टी है ये। और ये पुअर लोगों को, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, इन लोगों के जो इंटरेस्ट है उसको सपोर्ट करती है। फाइन। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ये भी एक नेशनल पार्टी है, 1999 में फॉर्म अप हुई थी जब कांग्रेस पार्टी को स्प्लिट, कांग्रेस पार्टी से निकली थी एनसीपी। डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, ये गांधीयन सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म। इंपॉर्टेंट पार्टी है महाराष्ट्र में। और यूपीए का मेंबर था ये 2004 से, मतलब एनसीपी जो है वो यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसका मेंबर बन रखी है पार्टी 2004 से। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टीज़ को आप रीजनल पार्टीज़ भी कहते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गया। ठीक है। ये सारी पार्टीज़ जो है नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स, वो वाली पार्टीज़ हैं ये। ठीक है। कुछ पार्टीज इसमें से बीयू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ये सिर्फ स्टेट तक ही रहती हैं, तो ये स्टेट आइडेंटिटी को होती है, तो ये स्टेट पार्टीज स्टेट आइडेंटिटी को रखती हैं, तो ये स्टेट पार्टीज़ है। स्टेट पार्टी वो पार्टी होती है जिसकी एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एन स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स एंड रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है। तो एक स्टेट पार्टी वो पार्टी होगी जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स हों और एटलीस्ट 2 सीट हों, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तब जाके एक पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दोगे। ठीक है। एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। फाइन। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, चैलेंजेस क्या हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज पर? द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। ठीक है। जो पार्टी है ना, उसकी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो हिली डुली रहती है। पार्टी की जो पावर है वो सारी 1-2 टॉप लीडर्स के पास ही होती है। कोई मेंबरशिप रजिस्ट्रेशंस नहीं रखते पार्टी, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स हेल्ड अप नहीं करते, डिसीजंस वही होंगे जो ऊपर के टॉप लीडर्स उन्होंने बोल दिया, वही काम होगा, बाकी सब लोगों से तो पूछा भी नहीं जाता। इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली नहीं कंडक्ट करवाती हैं पार्टी आपस मेंबर्स में, और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है कई बार कि चल क्या रहा है पार्टी में। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। सेकेंड चैलेंज इज डायनेस्टिक सक्सेशन विच इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट वन। कुछ पार्टीज़ तो भाई फंक्शन ही पता नहीं कैसे कर रही होती है, लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। 2-3 लीडर हैं, जो वो बोले वही चल रहा है, बाकी कुछ पता ही नहीं है कि हमारी पार्टी ने ये भी कुछ सोचा था करने को। जो लीडर पोजीशन में है वही अपने एडवांटेज लिए रहते हैं, क्योंकि लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उसी एडवांटेज से फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर देते हैं। बाकी जो फॉलोअर्स हैं उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा पार्टी में चल क्या रहा है। ठीक है। तो बहुत सारी पार्टीज़ में जो पोजीशन है वो कौन होल्ड कर रहा है? एक मेंबर जिसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रखा है, लोग पब्लिक सपोर्ट मिल रखा है, और फिर उनकी फैमिली मेंबर्स, बाकी जो मेंबर्स हैं दे आर जस्ट एक्सक्लूडेड। ठीक है। थर्ड चैलेंज जो है वो है ग्रोथ ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। जब कैंडिडेट नॉमिनेट होता है तो जनरली उसको पार्टी नॉमिनेट करते हैं, इसके पास बहुत सारा पैसा हो, खर्च भी तो करना है ना इलेक्शंस में, और रिच पीपल और कंपनीज जो हैं वो भी ऐसी पार्टी को ही फिर पैसे देंगी।
तो पार्टी जो है कई बार इस वजह से क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करते हैं कि भाई मसल पावर है, लोग डरेंगे तो वोट हमें ही मिलना है, ठीक है। फोर्थ चैलेंज इज़ दैट पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। पार्टीज़ जो हैं अलग बहुत सारी हैं, बट स्टिल मीनिंगफुल चॉइस कई बार नहीं होती है। एक पार्टी के जो हैं एक ही लीडर बार बार आ रहे हैं, लोग नहीं चाहते बनाने, बट लोगों के पास चॉइस भी नहीं है कि यार इसी पार्टी को वोट करना पड़ रहा है, और जो बाकी लीडर्स हैं बाकी पार्टीज़ के वो तो लाइक काबिल ही नहीं है इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो कई बार मीनिंगफुल चॉइस भी नहीं मिलती लोगों को, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को हमें रिफॉर्म करना चाहिए। तो कुछ स्टेप्स दे रखे हैं विच शुड बी टेकन टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल सिस्टम। सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो क्या होता था, डिफेक्शन क्या होता है, मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, अब उसका एक कैंडिडेट है वो बन गया एमएलए या एमपी। अब बाद में दूसरी पार्टी ने बोला कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी से एमएलए एमपी बन जाओ, आपको इतने पैसे दे देंगे। तो पार्टी चेंज कर लेते थे एमएलए और एमपी जो थे। तो इसको कहते हैं डिफेक्शन। अब इसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक एंटी डिफेक्शन लॉ आया जो कि शेड्यूल 10 में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, कि एमएलए और एमपीज जो हैं वो पार्टीज को चेंज ना करें, इसके लिए ये आया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऑर्डर पास किया था कि जो मनी है, जो क्रिमिनल केसेस है वो थोड़े कम होने चाहिए। लाइक इनका जो इन्फ्लुएंस है ना कि लोग पैसे दे के वोट कर रहे हैं या पैसे दे के आप कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हो पार्टी से, या क्रिमिनल्स को वोटिंग मिल रही है, इस चीज़ पे चेक करने के लिए डिटेल्स मांगी जाती है प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस की, इन जो ये कैंडिडेट्स हैं उन लोगों से, ठीक है। फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न। इलेक्शन कमीशन ने ये भी एक ऑर्डर इस्टेब्लिश कर रखा है कि जो पार्टीज़ हैं उनके लिए कंपलसरी है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न दें, वो उनकी फ़ाइल जो है रखें। और पार्टीज स्टार्टिंग डूइंग दिस सो, बट समटाइम इट इज़ अ मेयर फॉर्मेलिटी। स्टिल ये सारे रूल्स जनरली पेपर पे ही रहते हैं, वो तो लोगों का ग्राउंड वही बात आ जाती है हर केस में कि जब लोगों का सोच नहीं चेंज होती जब तक ग्राउंड लेवल पे, तब तक चेंजेस नहीं आ सकते। कितने रूल्स बनाते रहो, कितने कुछ करते रहो, ठीक है। अब कुछ और सजेशंस हैं टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या होना चाहिए, देखो, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स। वही जो प्रॉब्लम थी, जो हमने चैलेंजेस पढ़े, उसको ही हम सजेशंस के वे में लिख देंगे कि इंटरनल अफेयर्स इतने अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रहे, तो आप उसको लॉ बनाओ उनको रेगुलेट करने का। कंपलसरी रखो कि मैं रजिस्टर रखें, एक रिकॉर्ड रखें पूरा मेंबर्स के बारे में, ठीक है, और अपना पार्टी का कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, फाइन। और इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1 or 2 वुमेन कैंडिडेट्स। तो कोटा फॉर वुमेन जो है वो रिजर्व होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे दे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन सपोर्ट करने के लिए, और मतलब बाहर से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना करें। लिमिट्स तो सेटअप करी हुई है कि लोकसभा के इलेक्शंस में आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो, और आप लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो। अब वो अलग बात है, वो फॉलो नहीं करी जाती, ठीक है। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पहले पेपर में आ रखे हैं, फाइन। एंड दीज आर अगेन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आ रखे हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, और बाकी चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है, फाइन। एक बार बुक एनसीईआरटी रीड करनी है तो कर लेना, बट एज सच कोई नीड नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।